ओम श्री साईं राम। ओरिएंटेशन और रीट्रेनिंग प्रोग्राम के 5वें दिन आप सभी का स्वागत है। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक्सेल के फॉर्मूले से और धीरे धीरे करके उन्हीं को बेसिक से एडवांस्ड की ओर ले जाएंगे। तो सबसे पहले याद करते हैं हम कुछ बेसिक फॉर्मूलेस लाइक सम फंक्शन और धीरे धीरे बढ़ेंगे, जैसे कि मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 और मार्क्स 4 ये मार्क्स हैं। तो मुझे सम कहाँ चाहिए रहता है इनका, जहाँ मैं टोटल करूँ। उदाहरण के लिए यदि मार्क्स थे कुछ ऐसे, तो अब टोटल करना है तो फॉर्मूला है इक्वल्स टू सम फंक्शन। किसका सम निकालना है तो उसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो माउस से सेलेक्ट करो या फिर क्या करो, मैंने सिंपली बगल वाली एरो की दबाई है, लेफ्ट साइड एरो की दबाई ताकि मैं सही जगह तो पहुंचूं। और फिर सिलेक्शन के लिए शिफ्ट के साथ यदि आप एरो कीज चलाओ तो भी आपका काम हो जाता है। ठीक, तो माउस की जगह आप शिफ्ट के साथ अगर ऊपर की तरफ एरो की सेलेक्ट करना शुरू कर दोगे तो ऊपर का सिलेक्शन हो जाता है। लेफ्ट साइड अगर एरो कीज दबाई और शिफ्ट दबाए रखा तो लेफ्ट साइड सिलेक्शन हो गया। तो फाइनली क्या है, माउस की टेंशन नहीं रहेगी मुझे कि अब वापस मैं माउस लाऊं फिर क्लिक करके कुछ और लिखूं, बल्कि डायरेक्टली ब्रैकेट बंद और एंटर दबा दूंगी। तो ये हुआ, यहाँ पे सम फंक्शन का एक्चुअली काम था। अब क्या हुआ कि मुझे एक कॉलम चाहिए, शॉर्टकट है ऑल्ट IC। यहाँ पे था नेम। अब नेम था, इसके मार्क्स इतने थे, नेक्स्ट मार्क्स हैं इसके। अब नेक्स्ट मार्क्स हैं इसके, तो सम फॉर्मूला वगैरह टाइप की चीज़ तो हमें आती है, तो वो तो हम क्या करेंगे, या तो इक्वल्स टू सम फंक्शन लगाएं या कंट्रोल D दबा के डेटा को फिल डाउन कर लें। तो जो ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है वही नीचे भी हो जाएगा। फॉर्मूला इज कंट्रोल D फिल डाउन। वैसे ही आपको वही चीज़ राइट हैंड साइड चाहिए हो कभी, जैसे कि मैंने यहाँ जो नाम लिखा है टीचर का, वही टीचर इस काम को भी हैंडल करती है, तो मैं कंट्रोल R दबा सकती हूँ। R से फिर राइट होता है कि जो चीज़ इधर है वही इधर चाहिए, तो हमने कंट्रोल R दबा दिया। खैर ये बीच में टेस्टिंग थी, बस नहीं चाहिए मुझे दोनों, तो मैंने कंट्रोल Z दो बार दबाया, तो दो बार मेरा काम जो मैंने किया वो मैं अनडू कर रही हूँ। तो कंट्रोल Z इज शॉर्टकट फॉर दैट। अब क्या हुआ, ऐसा बहुत सारा डेटा है, सिर्फ दो डेटा नहीं है, और आपसे पूछा गया, एकदम से नियम आ गया कि भैया बताएं टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक, अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं उसमें एक और पेज है। वैसे तो आप देख के ही बता दोगे, लाइक थर्ड रो तक हमें डेटा भरा हुआ दिख रहा है, तो हम डेटा लगा लेंगे हिसाब किताब कि भाई फर्स्ट रो तो हेडिंग की है, तो हम उत्तर दे देंगे 2। लेकिन क्या करते हैं हम लोगों ने, कुछ ऐसा नियम बना रखा है कि BSc के बच्चे यहाँ होते हैं, फिर BA के बच्चे यहाँ होते हैं, फिर BCom के बच्चे यहाँ होते हैं, और इन लोगों के नाम कुछ अलग अलग हैं। ये सारे नाम जापानीज हैं, कोशिश करें आप समझने की। तो क्या हुआ, अब डेटा ऐसे पड़ा है, तो आप समझिए कि आपके पास ऐसा दो दो का डेटा नहीं है, बल्कि 100 डेटा कहीं पड़ा है, कहीं 30 पड़ा है, कहीं 15 पड़ा है। एकदम से सवाल पूछ दिया गया कि अब इनको गिन के बताओ कि ये कितने। ठीक, तो अब इनको गिन के बताना है मुझे कि टोटल डेटा कितना है, तो मैंने कहीं भी फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला होगा इस बार इक्वल्स टू काउंट फंक्शन। ठीक, तो काउंट फंक्शन को 1 मिनट करने के लिए अपन पहले कुछ कर लेते हैं। मैंने यहाँ एस्केप दबाया। जब भी आप एक्सेल की किसी भी सेल में काम कर रहे हो और आपको वो नहीं चाहिए तो एस्केप दबा दो, आप वहाँ से बाहर निकल आओगे बिना किसी काम के। अब क्या हुआ, ऑल्ट IC इंसर्ट एक और कॉलम किया मैंने, सबसे ऊपर जाना है मुझे, तो मैं ऐसे ऐसे एक एक करके नहीं जाऊंगी, बल्कि कंट्रोल के साथ अप एरो की दबा दूंगी, है ना। तो कंट्रोल के साथ अप एरो की का फायदा क्या होता है कि आप सबसे ऊपर जहां तक डेटा नहीं है वहां पहुंच जाते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे डेटा है, थोड़ा मान लीजिए और है, ये इसका भी डेटा है ऐसा। अब क्या हुआ, बीच में एक आध रो और आ गई, फिर आपसे बोला गया कि एक बार ट्रैवर्स करो BCA को, BA को, BCom को, तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाई
तो एक चीज के अंत पे पहुंच जाओगे, तो एटलीस्ट आपका बीसीए के अंत पे तो पहुंचोगे। फिर कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाओगे तो नई चीज जहां से बीकॉम शुरू हो रहा है वहां पहुंच जाओगे। फिर कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाओगे तो उसके अंत पे पहुंच जाओगे। तो कंट्रोल के साथ क्या है, आप पूरा पूरा एक साथ जो है बल्क पे काम कर सकते हो। अप एरो दबाओगे तो उस चीज के सबसे शीर्ष पे पहुंच जाओगे, और डाउन एरो दबाओगे तो उसी चीज के सबसे बॉटम में पहुंच जाओगे। कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाओगे तो जहां तक डेटा भरा है उसके बिल्कुल एंड पे पहुंच जाओगे, और कंट्रोल के साथ लेफ्ट दबाओगे तो जहां तक डेटा है उसके बिल्कुल लेफ्ट पे पहुंच जाओगे। तो ये ट्रैवर्सिंग भी बहुत इजी कर देता है आपका, कि आपके पास बहुत सारा डेटा है तो हमको ऐसे स्क्रॉल नहीं करना चाहिए, बल्कि कंट्रोल के साथ पहुंचो। ठीक, अब क्या हुआ भाई, हमने जब डेटा बनाया था तो हमने तो बहुत अच्छे से बनाया था, सीरियल नंबर भी लिखा था 1 2 3, उसके बाद फिर यहाँ भी लिखा था 1 2, यहाँ लिखा था 1 2, किंतु अभी आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए इक्वल्स टू काउंट फंक्शन लगाया मैंने। फंक्शन लगाने का नियम ही होता है इक्वल्स टू दबाएं, फिर फॉर्मूला नेम लिखें, और फॉर्मूला नेम लिखने के बाद ब्रैकेट शुरू। ब्रैकेट शुरू करने के बाद आप क्या काउंट करना चाहते हैं, तो मैं काउंट करना चाहती हूँ एथ कॉलम का डेटा, तो वो किया मैंने, ब्रैकेट बंद और एंटर। डेटा आ गया मेरे पास, कितना आया 7। तो मुझे पता है कि 1 2 3 ये तो है ही, 2 5 और नीचे के दो डेटा तो 7, ये बिल्कुल सही चला है ना। पर ये सर्कमस्टेंसेस कब हुए, जब आपने ये सीरियल नंबर वगैरह लिख रखे हैं तब। मान लीजिए ये वाला कॉलम आपके पास होता ही नहीं, ठीक है, तो अब ये वाला कॉलम नहीं है, क्यों, क्योंकि हम नंबरिंग करते तो हम नंबर ही गिन के बता देते ना कि बीसीए में 3 बच्चे और बीए में 2 बच्चे और बीकॉम में 2 बच्चे, लेकिन ऐसा हमने किया नहीं। डेटा ऐसा पड़ा हुआ है, फिलहाल टाइम है नहीं और आपको गिन के बताना है। मैंने लगाया इक्वल्स टू काउंट फंक्शन, और काउंट में एथ कॉलम को ब्रैकेट बंद काउंट करना है मुझे। उत्तर आया 0। ऐसा इसलिए क्योंकि काउंट फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करता है। तो पिछली बार जब 1 2 3 लिखा था, 1 2 लिखा था, भले 50 लिखा होता, 1000 लिखा होता, लेकिन अगर नंबर होता है तो वो काउंट कर सकता है, किंतु अब यहाँ तो नंबर ही नहीं है। तो आपके पास एक्चुअली एक और फंक्शन होता है विच इज काउंट काउंट अल्फाबेट्स, ठीक है। तो ये इसको अपन काउंट ए कुछ भी बोल सकते हैं। तो काउंट अल्फाबेट फंक्शन, तो इसके लिए अपन ने क्या लिखा, काउंट ए ब्रैकेट शुरू, और उसके बाद अब ए कॉलम में जितने भी अल्फाबेट्स मिले आपको, जहां जहां मतलब अल्फा न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू मिले, ब्रैकेट बंद एंटर। इस बार आंसर आया 8। क्यों, क्योंकि वो नेम जो हेडिंग है भाई उसने उसको भी तो गिना है, तो आपको नियम के मुताबिक क्या कर देना था, इक्वल्स टू काउंट ए से जो आंसर आए -1। क्लियर है, क्यों किया अपन ने ऐसा, क्योंकि नाम हेडिंग है, तो नाम हेडिंग है वो थोड़ी गिनना था मुझे। बच्चों के नाम 3 2 5 और फिर 2 7 होने थे, तो इसलिए नाम वाली हेडिंग को मैंने माइनस कर दिया। अब और दिमाग लगा लो, अगर आपका ये डेटा आप हमेशा ऐसा करते हो कि यहाँ भी यूज करते हो, है ना, फिर जब जब बीसीए बीकॉम बीएससी या जिस भी प्रकार का आपका डेटा है आप वहां भी यूज करते हो, तो आप दिमाग लगा लो कि आप हेडिंग्स कितनी बार यूज कर रहे हो। अब मैं कितनी बार हेडिंग्स यूज कर रही हूँ, 3 बार, तो 3 बार तो मेरा काउंट माइनस होना चाहिए, तो मैं -1 की जगह -3 डाल दूंगी, ताकि हमेशा मेरा काउंट बिल्कुल सही बैठे। क्लियर है। तो अब मुझसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, मैं एक अलग समरी शीट बनाना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, एक नई शीट बनाई, और यहाँ पे मैं बिल्कुल समरी देना चाहती हूँ हर चीज़ की, जैसे कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू काउंट ए फंक्शन ऑफ व्हाट। तो इस शीट का नेम काउंट कर लो, लेकिन उसमें 3 हेडिंग्स होगी, तो ब्रैकेट बंद करने के बाद -3। तो लीजिए,
मेरे टोटल स्टूडेंट्स आ गए 7। क्लियर है? अब क्या हुआ, इसमें से सवाल पूछा गया कि उसमें से BCA के कितने हैं, BA के कितने हैं, कुछ ऐसा। तो अभी के लिए हम ये वाला काम भूल जाते हैं, मैं धीरे धीरे एक्चुअली सारे ही फॉर्मूलेज पे आ रही हूँ। तो डेटा कुछ ऐसा है। अब हेडिंग नहीं है तो मैं ये डिलीट कर रही हूँ और ये भी डिलीट कर रही हूँ। अभी हमने सीखा है सिर्फ और सिर्फ काउंट फंक्शन और काउंट ए फंक्शन। तो काउंट ए में मैं इसको काउंट कर रही थी और अब ए की हेडिंग बची है तो मैंने शीट इसमें कर दिया -1 ताकि सिर्फ एक बार हेडिंग माइनस हो। तो बिल्कुल सही चल रहा है मेरा स्टूडेंट काउंट। अगला सवाल मेरे पास आया, आपको बताने हैं BCA के कितने स्टूडेंट्स हैं, BA के कितने हैं और BCom के कितने हैं। तो एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। शॉर्टकट इज Alt+IC, इंसर्ट कॉलम। तो मैंने जिस जगह मुझे कॉलम चाहिए वहां पे आप Alt+IC प्रेस करें, कॉलम आ जाएगा। वहां पे एक हेडिंग डाल रखी है क्लास। अब क्लास में कोई BA का है, कोई BCA का है, कोई BA, BCom और BSc, ऐसा कुछ डेटा है मेरे पास। और फाइनली अब बोला गया कि अब बताओ किसके कितने बच्चे हैं। ठीक, तो किसके कितने बच्चे हैं उसके लिए मुझे ये सारी क्लासेस एक एक बार चाहिए। तो मैंने इनको किया Ctrl+C, ठीक है, और यहाँ पे आके कर दिया Ctrl+V ताकि मैं लिख देती कि कौन सी क्लास के कितने बच्चे। लेकिन अभी ये कुछ अजीब सा डेटा है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो अगर 163 स्टूडेंट्स का डेटा होता तो हम 163 के 63 ले आते खींच के, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा में जाके उसको बोलेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स। तो इस डेटा में से कृपया करके आप डुप्लीकेट्स रिमूव कर दो ताकि असलियत में जो डेटा है वो हमारे पास आ जाए। क्लियर है? तो फाइनली क्या हुआ, भले ही वहां पे, मतलब मैं ये समझा रही हूँ कि अभी तो यहाँ 8 डेटा है, अगर वहां 80 डेटा भी होता तो 80 डेटा मैं इधर लाती और मुझे सारी क्लास एक एक बार चाहिए थे नियम के अनुसार, ताकि मैं सारी क्लासेस की अलग अलग प्रकार की समरी लिख सकूं। तो क्लास वैसी ही चाहिए, कौन मेहनत से लिखे, वैसे ही BA कैपिटल में लिखना है। कभी मैं बोल रही हूँ B कैपिटल लिखना, कॉम बिल्कुल छोटा लिखना। तो ये सब कौन याद रखे। पूरे को कॉपी कर लिया, पूरे को ही पेस्ट किया। लेकिन पेस्ट करते टाइम क्या किया, एक्सेल में आपके पास एक और रिबन में डेटा होता है, तो डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स दबा दिया। तो अब हमारे पास डुप्लीकेट्स नहीं है यहाँ पे कॉपीड डेटा में। असली डेटा के साथ मैंने कोई गेम नहीं खेला। और फाइनली सवाल तो ये था कि आपको काउंट करने हैं BA के कितने स्टूडेंट्स हैं। भाई अगर मुझे सारे स्टूडेंट्स काउंट करने होते हैं तो मैं फंक्शन लगाती हूँ काउंट A ऑफ ऑल डेटा। तो कोई भी एक कॉलम चुन लो आप, वो सबका काउंट करके दे देगा। उसमें एक आध हेडिंग, दो एक हेडिंग हो तो उतना माइनस कर दो। लेकिन इस बार सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है। सवाल है सिर्फ और सिर्फ BA हो अगर क्लास तो काउंट होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। तो फॉर्मूला लगेगा काउंट इफ। काउंट तो करना है लेकिन इफ ऐसा हो तो, वरना नहीं। तो इक्वल्स टू काउंट इफ, ये फंक्शन लगाया अपन ने, ब्रैकेट शुरू किया। अब इसकी सजेशन सुनिए, वो जो टूल टिप में हमें समझा रहा है। उसको दो चीजें चाहिए, एक चाहिए रेंज क्या है और उसमें कंडीशन क्या होगी। तो काउंट इफ, तो मेरी काउंट इफ की शर्त क्या है, तो शर्त है मेरी कि क्लास BA होनी चाहिए। और रेंज क्या है, तो रेंज ये वाली क्लास है ना। तो इस वाली क्लास को सेलेक्ट कर लिया और फिर क्या किया, अपने फॉर्मूला पे वापस आके यहाँ लिखा कॉमा। तो कॉमा के बाद क्या, कंडीशन है क्या मेरी। तो अभी मैं थोड़ा गलत कर रही हूँ, फिर धीरे धीरे से सही करूंगी। डबल कोट्स में मैंने लिखा BA, डबल कोट बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर।
एक मिनट, मैं बता दूं यहाँ क्या हुआ है। क्या होता है, फॉर्मूला वाली जगह पे आपको वापस नहीं आना होता है ना। मैं वापस आ गई थी तो मैं एस्केप दबा रही हूँ। क्या हुआ, इक्वल्स टू काउंट इफ। काउंट इफ करने के बाद सजेशन तो आपके साथ चल ही रही है, तो उस सजेशन से आप जिस शीट पे हैं वही काम कर लीजिएगा। काउंट इफ फंक्शन के बाद मैं शीट 2 पे हूँ लेकिन मुझे शीट 1 पे जाना पड़ रहा है, तो मैं शीट 1 पे गई, वहां के बी कॉलम को मैंने चुना। तो मैं शीट 1 के बीएथ कॉलम में कंडीशन डालना चाहती हूँ ना, तो मैं यहीं पे आगे कॉमा में लिखूँ। ठीक है, पिछली बार मैंने क्या किया था, मैं शीट 2 पे चली गई थी, तो वो मुझसे बोलने लग गया था बी कॉलम में और इसी शीट के बी कॉलम के लिए फिर से फॉर्मूला चाहते हो, तो वो सर्कुलर रेफरेंसिंग लग गई थी। ठीक, तो फिर से बोल रही हूँ एक बार नियम, यदि आप किसी दूसरी शीट में हैं और पहली शीट पे आपको फॉर्मूला लगाना है, तो जहां अपन ने फॉर्मूला कंटिन्यू किया, तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला आधा रेंज सेलेक्ट करने तो यहाँ आ गए और बाकी बचा हुआ हम वापस से पुरानी शीट में लिखेंगे, बल्कि आप जहां हैं वहीं उस फॉर्मूले को आगे कंटिन्यू करें। तो हमने क्या किया, शीट 1 के बीएथ कॉलम पे क्राइटेरिया क्या है मेरा, तो क्राइटेरिया है बी ए डबल कोट्स में ब्रैकेट बंद और एंटर। तो फाइनली क्या हुआ, टोटल मिला के शीट 1 के बीएथ कॉलम में बी ए गिना गया, काउंट किया गया है ना। लेकिन काउंट इफ, अगर वो बी ए होगा तो ही वो काउंट होगा, वरना वो काउंट नहीं होगा। फायदा क्या हुआ, अभी वो वहां 3 बार है तो आपको 3 बार दिख रहा है, कल को ये बीए की जगह बीएससी हो गया तो वहां पे अपने आप आपकी समरी बदल जाएगी और आपको पता चल जाएगा ओके बीए के अब हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू काउंट इफ। काउंट इफ में क्लास कॉलम में काउंट करना, लेकिन सिर्फ तब जब वो बीए हो या वो बीसीए हो या वो बीएससी हो। समझ रहे हैं, तो कंडीशन हमारे सर पे है कि हमको क्या करना है ना। अब थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन है। क्या है, ऊपर वाला फॉर्मूला ही मैं अगर फिल डाउन करने की कोशिश करूं तो क्या होने वाला है मेरे साथ, कंट्रोल डी दबा सकती हूँ मैं, लेकिन समझे उसमें एक स्टैटिक वैल्यू है बी ए, तो ये भी बी ए को ही गिन रहा है, बल्कि अब मैं किसको गिनना चाहती थी, बी सी ए को। तो क्यों ना मैं इसको तो डिलीट ही कर दूं और ऊपर वाले फॉर्मूले पे एक बार फिर से ध्यान दूं। तो ध्यान देने वाली बात क्या थी, उसको काउंट करना है इफ शीट 1 का बीएथ जो कॉलम है उसमें बी ए हो। लेकिन क्यों ना ये जो बी ए लिखा है मैं इसको मिटा दूं और इसको बोलूं कि मेरे बगल में जो क्लास लिखी है, ठीक है, उससे इसको लिंक कर दिया और अब एंटर दबाया। इसका फायदा क्या हुआ, अगर मैं B3 कॉलम में बात कर रही हूँ कि A3 वाली क्लास काउंट करना और अब मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करूँ, तो अपने आप ये क्या करेगा, ये वाला क्या करेगा, BCA A4 को ढूंढेगा, बीकॉम A5 को ढूंढेगा, तो एथ कॉलम का 5th रो कौन है, वो क्लास। क्लियर है ना। तो हमने उसी फॉर्मूले में वो जो डायनेमिक चीज थी बदलने वाली वो कौन थी, क्लास, तो उसको भी ध्यान दे लिया, पहली बार नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारी चीजें एक साथ ही सोचो, फिर से एक बार बोल देती हूँ। क्या किया हमने, इक्वल्स टू काउंट इफ। अब काउंट इफ में काउंट इफ कहाँ लगाना है, रेंज। तो रेंज क्या है मेरी, क्लास वाला कॉलम। क्यों, क्योंकि काउंट इफ की कंडीशन ही क्लास पे लगनी है, तो वो फिर वहीं पे फॉर्मूला कंटिन्यू किया, कॉमा लगाया। अब लिंक जहाँ करना है वो अलग जगह चीज है, तो उसकी टेंशन नहीं ली अभी। तो बी ए खुद ने ही लिख दिया, डबल कोट्स बंद किए, एंटर दबा दिया। फिर जो फॉर्मूला बना उसको ध्यान से समझा कि क्यों ना ये जो बी ए मैंने जबरदस्ती लिखा है इसको मैं लिंक कर दूं। तो उतना पर्टिकुलरली डबल कोट्स और बी ए जो लिखा था उतना हटाया और इस बी ए को क्लिक कर दिया और अब एंटर मारा। फायदा ये हुआ कि अब मैं ड्रैग या कंट्रोल डी दबाती हूँ तो वहां पे अभी बीएससी में 2 लोग हैं इसलिए 2 दिख रहा है,
लेकिन जैसे ये बीएससी भी बीकॉम हो जाएगा, यहाँ पे बीकॉम का डेटा बढ़ गया और बीएससी का घट गया, ये वाली चीज भी हमें मिल जाएगी, है ना। तो एक बार काउंट ए, काउंट और काउंट इफ इतने फंक्शंस ट्राई करें, फिर अपन सम इफ, वी लुकअप, एच लुकअप ट्राई करते हैं, करें इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि काउंट इफ क्या होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक और फॉर्मूला देखते हैं, सम इफ। सम इफ से क्या होता है कि काउंट ने तो सिर्फ आपको गिनती दी है, लेकिन सवाल था ये कि बीए से मेरे पास फीस कितनी आई है, बीकॉम से फीस कितनी आई है, मुझे कोई ऐसा काम करना है ना। तो क्या करेंगे हम, मुझे सम इफ फॉर्मूला लगाना है। तो सम इफ फॉर्मूला क्यों लगाना है, क्योंकि सम करना है, लेकिन वो भी किसी इफ कंडीशन पे, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन सभी की फी है मेरे पास। तो फी का कुछ ऐसा है कि मान लीजिए फीस कुछ ऐसी है, यहाँ भी मैं फिल्टर लगा के ही काम कर लेती, वैसे तो ज़्यादा अच्छा होता, ताकि एक बार मैं सारे बीएससी निकालती, उन सब की फीस एक साथ डाल देती। तो फिलहाल मैं ये कर रही हूँ, ये है मेरी फी। अब मैं क्या चाहती हूँ कि टोटल फी मेरे पास बीए से कितनी आती है, बीसीए से कितनी आती है, बीकॉम से कितनी आती है, ये पता करना है मुझे। तो क्या करूँगी मैं, यहाँ आई और यहाँ पे ये तो था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल संख्या, उसके बाद था फी रिसीव। तो भाई अगर मुझसे सवाल पूछा जाए कि टोटल फी रिसीव्ड कितनी है आपकी, तो मैं क्या करूंगी, इक्वल्स टू सम फंक्शन डाल दूंगी। किसका सम, तो इन सब का सम, है ना, क्योंकि टोटल फी मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे ये फी आनी है, ब्रैकेट बंद, एंटर, तो पूरी फी आ जाएगी। लेकिन मुझे तो बोला गया है बीए से कितनी फी आई वो बताओ, बीसीए से कितनी फी आई वो बताओ। तो अब मुझे करना है सम, लेकिन इफ क्लास इज बीए तो ही करना, वरना मत। तो फॉर्मूला है इक्वल्स टू सम इफ। तो सम इफ का ब्रैकेट शुरू हुआ। अब ब्रैकेट शुरू करने के बाद उस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, आपको क्या क्या चाहिए, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो रेंज के ऊपर ही कंडीशन लग पाती है, तो रेंज कौन सी होगी मेरी, क्लास, ये वाली क्लास। उसके बाद उसका क्राइटेरिया, तो कॉमा के बाद कंडीशन क्या है मेरी, तो कंडीशन क्या है, बी ए। तो कॉमा के बाद मैं डबल कोट्स में लिख दूं बी ए, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा। अब सम किसका करना है, तो ध्यान दीजिए, रेंज पे अपन ने कंडीशन लगा दी कि क्लास जो है वो बीए होनी चाहिए, लेकिन सम किसका करना है, फीस का। तो सम रेंज कौन सी होगी, ये जो सीएथ कॉलम जिसमें फी लिखी है वो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फायदा क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ बीए की फीस लाया ये। अब अगेन प्रॉब्लम ये है कि यदि मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करती हूँ तो सब लोग बीए के लिए ही काम करने लगेंगे। तो क्यों ना ये जो डबल कोट्स में बीए लिखा है मैं इसको मिटा दूं और उसकी जगह इस बीए को क्लिक कर लूं। तो पर्टिकुलरली वो अभी ए कॉलम के थर्ड उस पे, तो आपकी जहां प्लेस है आप वहां ये काम करें और एंटर दबाया। आंसर अभी भी सेम है, लेकिन फायदा क्या हुआ कि जब मैं इसे ड्रैग करूंगी तो समझिए वो शीट 1 के बी कॉलम में ढूंढेगा किसको, A3 को। A3 पे मेरा क्या लिखा है, BA, और सम किसका करके दे देगा, शीट 1 के C कॉलम का। तो सिर्फ उनका सम देगा जिनकी क्लास BA है। अब इसी चीज को यदि मैं खींचूंगी तो फायदा क्या होगा, या क्रॉस चेक करना चाहते हैं आप लोग तो आप क्या करें, इस सब को सेलेक्ट करो, नीचे देखो स्टेटस बार जो है एक्सेल का, उसमें जो सम दिख रहा है
वही टोटल सम है एक्चुअली, है ना। तो हम क्लियर हैं कि हाँ बिल्कुल सही चल रहा है ये, जितनी फीस सबसे अलग अलग आई वही फीस सब में सेम भी आ रही है। क्लियर है। तो सम इफ से क्या कर सकते हैं हम, कभी भी पर्टिकुलरली किसी कंडीशन के बेसिस पे, तो कंडीशन तो है कि वो BCA होना चाहिए और सम किसी और रेंज का ही निकलेगा ऑफ कोर्स, तो आप वैसा कर सकते हो। ठीक। अब क्या होता है, हमने अभी पढ़ा काउंट इफ और सम इफ। एक्चुअली काउंट इफ्स और सम इफ्स भी फॉर्मूला होता है। जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो आप उनका यूज कर सकते हो। जैसे कि ये जो स्टूडेंट है, मैं बगल में एक और कॉलम बना रही हूँ, तो इस बार मैंने शॉर्टकट की जगह राइट क्लिक किया और इंसर्ट कर लिया। अब है इनका स्कीम। तो स्कीम करके एक चीज है मेरे पास। अब स्कीम में कई बच्चे ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत आए हुए हैं। तो यदि वो ऐसे आए हैं तो मुझे उनकी फीस अभी नहीं गिननी है ना। या वो हटा दूं मैं और बोल दूं नॉर्मल। जो MMJKY है वो मैं नहीं गिनूंगी। कुछ लोग हैं जो नॉर्मल कैटेगरी के हैं, उनकी कोई स्कीम नहीं है, और कुछ हैं जो जम्मू कश्मीर स्कॉलरशिप के अंडर आ गए हैं। फिर कोई नॉर्मल आया, फिर मुख्यमंत्री मेधावी योजना आ गया, और फिर एक नॉर्मल आ गया। इस बार सवाल है कि ये जितनी स्कॉलरशिप्स हैं एक्चुअली इनका पैसा हमारे अकाउंट में गवर्नमेंट डालेगी, तो हमें बच्चों से तो मांगना ही नहीं है ना। तो अगर मुझे वो तो पता ही है कि स्कॉलरशिप का पैसा है आ जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहती, और उसको छोड़ के चाहती हूँ कि मेरा ड्यू अमाउंट बच्चों से कितना बचा हुआ है ना। तो इस बार कंडीशन 2 लगने वाली है। एक कि उसकी क्लास क्या है, ताकि मैं वो एक्सपेक्टेड फी बताऊं उस क्लास के लिए, लेकिन उसमें से नॉर्मल स्टूडेंट्स की फी मांगनी है मुझे, स्कॉलरशिप वालों की तो मांगनी नहीं है। तो कंडीशंस 2 होने वाली है। क्या कि क्लास BA BCA BCom सबकी अलग अलग करना चाहती हूँ मैं, लेकिन उसमें स्कीम नॉर्मल ही होनी चाहिए। ठीक। तो क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे जब आई तो ये फी तो जो है किसके लिए हो गई, मतलब सभी के लिए है ना, टोटल एक्सपेक्टेड अमाउंट। लेकिन ये तो जो है गवर्नमेंट और स्टूडेंट कहीं ना कहीं से कॉलेज के पास आ जाएगा, वो वाला अमाउंट है। स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड अमाउंट जितना है वो कितना है, अब सवाल है ये। तो जितने नॉर्मल स्टूडेंट्स है सम उन्हीं का करना है। तो पिछली बार जहां हम इक्वल्स टू सम डायरेक्ट फंक्शन लगा दिए थे, इस बार एटलीस्ट एक कंडीशन तो है पूरे स्टूडेंट्स के लिए भी, तो सम इफ लगाएंगे। सम इफ का क्या मानना है, उसको रेंज चाहिए, क्राइटेरिया चाहिए और सम रेंज चाहिए। तो रेंज क्या है आपकी, ये उसकी कंडीशन क्राइटेरिया क्या है कि वो नॉर्मल होना चाहिए, कॉमा सम करना किसका है, तो फी का, ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसी से समझ में आ गया कि हमारा जो फी अमाउंट था वैसे तो एक्सपेक्टेड इतना था, लेकिन नॉर्मली जो स्टूडेंट्स देंगे वो वाला अमाउंट तो सिर्फ और सिर्फ इतना। ठीक। अब ये तो थोड़ा सिंपल था क्योंकि अभी सम इफ्स की बारी नहीं आई, ये तो पूरे स्टूडेंट्स के लिए था, तो ये क्लास वाली कंडीशन नहीं थी, और एक कंडीशन में तो सम इफ भी काम कर देता है। अब आई अगली चीज, जहां पे क्लास होनी चाहिए BA प्लस कैटेगरी होनी चाहिए नॉर्मल, है ना। तो वहां पे हम सम इफ्स फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल्स टू सम इफ्स ब्रैकेट शुरू, और सम इफ्स में ध्यान दें, सम इफ में सम रेंज सबसे बाद में होती थी, यहाँ पे सम रेंज तो एक ही बार आनी है, फिर कंडीशंस मल्टीपल होंगी, तो इन्होंने सम रेंज को सबसे पहले कर दिया है। तो ध्यान दें कि सम इफ्स में आप सम किसका चाहते हो, तो ऑफ कोर्स हम फी का ही सम चाहेंगे, तो इसको सेलेक्ट किया, कॉमा। अब क्राइटेरिया वाली रेंज कौन सी है, तो क्राइटेरिया रेंज 1 तो है ये कि क्लास, तो क्लास क्या होनी चाहिए, कॉमा। वैसे एक और चीज सिंप्लीफाई कर दूं,
वो जो सर्कुलर रेफरेंसिंग थी वो मैं क्यों स्किप कर रही थी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप गलती कर सकते हो कि कॉमा ना लगाओ और वहां पहुंच जाओ। अगर कॉमा लगा देते हो और फिर अपनी किसी शीट में पहुंचते हो तो फॉर्मूला नहीं बदलता है। ठीक, तो अगर कंफ्यूजन ना हो तो ये भी यूज कर सकते हो कि बीच में शायद कनेक्शन चला गया था, इसलिए मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ। हम थे शीट 2 पे कुछ काम कर रहे थे, मैंने एस्केप दबा दिया है। फिर से देख रहे हैं इक्वल्स टू सम इफ्स फॉर्मूला। सम इफ्स फॉर्मूला में सम रेंज, तो सरल हो गया थोड़ा कि सबसे पहले सम वाली रेंज बता दो, कॉमा। अब पहला क्राइटेरिया रेंज कौन सी है, क्लास, उसमें कॉमा लगा दिया। तो मैं ये बोल रही थी कि अगर कॉमा लगा दिया है तो आप आपस में इस शीट से उस शीट में घूम फिर सकते हो। तो अब मैं आ गई शीट 2 में और शीट 2 का BA क्लास मैंने चुन लिया। ठीक, तो वो चुन लिया मैंने, कॉमा। अब अपने आप बोल्ड जो हुआ आपके टूल टिप में फॉर्मूले की सहायता के लिए वो समझें। अब आपको क्या चाहिए, अगली कोई क्राइटेरिया रेंज है क्या, तो हाँ मेरे पास है। तो क्राइटेरिया रेंज 2 है मेरी स्कीम, तो वो लगाई मैंने, कॉमा। जैसे ही कॉमा दबाया तो उसकी कंडीशन क्या होगी, तो सिंपली डबल कोट्स में मैंने लिख दिया नॉर्मल, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो फाइनली ध्यान दे लेते हैं एक बार, बीए में क्या मेरे पास दोनों स्टूडेंट्स नॉर्मल थे, तो ये भी नॉर्मल है एंड ये भी किस्मत से नॉर्मल है। तो जितनी फी एक्सपेक्टेड है वो पूरा स्टूडेंट ही देने वाला है। तो ठीक है, फॉर्मूला सही चल रहा है। फिर इस बार जो मैंने डायरेक्टली क्लिक कर दिया अपनी रेंज को, उससे फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे वो सेल इसके लिए काम कर रहा था, अगले में क्या हो रहा है, BCA का एक स्टूडेंट है और शायद वो किसी पर्टिकुलर स्कीम के अंडर है, दिख रहा है यहाँ MMJKY। तो हुआ क्या उससे, वो गवर्नमेंट देने वाली है तो हमको बच्चे से तो 0 अमाउंट मिलने वाला है। क्लियर है ना। तो ट्राई करना है अब आप लोगों को, क्या क्या काउंट फॉर्मूलेज लगाने वो एक बार रिवाइज करवा दूं। हम लोगों ने सबसे पहले देखा सम फंक्शन, जो कि एक सिंपल सा फंक्शन है सम करने के लिए। दूसरा देखा काउंट फंक्शन, जिसका यूज होता है न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट करने के लिए। तो यदि कभी आपको अल्फाबेटिक कोई चीज़ें काउंट करवानी है, अल्फा न्यूमेरिक काउंट करवाना है, तो इक्वल्स टू काउंट ए फंक्शन का यूज करें और जो है उसको यूज करेंगे। तो ध्यान दें कि वो फिर क्या करने वाला है कि हेडिंग्स भी काउंट ए में ही आने वाली है। तो पर्टिकुलरली कोई हेडिंग हो तो ध्यान रखें कि अगर आप आंसर में 60 बोलने वाले हैं तो एक तो हेडिंग होगी, तो कृपया -1 का यूज करें। देन हमने पढ़ा है काउंट इफ फंक्शन। तो काउंट इफ मतलब होता है कि पर्टिकुलरली कोई चीज़ काउंट करनी है, जैसे कि मुझे यहाँ से काउंट करना है, लेकिन इफ दैट क्लास इज BA, तो समझे उसको कि इक्वल्स टू काउंट इफ इस रेंज पे चलाना है और कंडीशन देनी है कॉमा BA। तो वो BA या तो आप डबल कोट्स में लिखें या आपके पास कहीं डेटा है तो वहीं क्लिक कर सकते हैं। देन हमने पढ़ा सम इफ। तो सम इफ क्या करता है, क्राइटेरिया की रेंज और क्राइटेरिया तो उससे चाहिए, प्लस सम किसका करना है, तो वो सम रेंज ऑफ कोर्स बदलने वाली है क्योंकि सम शायद आपको किसी और वैल्यू का करना होगा, तो वो होता है सम इफ से। देन उसमें भी यदि आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो काउंट इफ्स और सम इफ्स भी होता है। उदाहरण के लिए हम लोगों ने काउंट इफ्स में एक रेंज ली थी क्लास, जिसमें क्लास होनी चाहिए BA BCA या BSc, और दूसरी रेंज ली थी स्कीम, जिसमें कैटेगरी होनी चाहिए बस नॉर्मल। तो दो काउंट इफ्स मतलब दो इफ्स के ऊपर काउंट कर रहे थे हम। और सम इफ्स में सबसे पहले किसका सम करना है वो रेंज बता दो, और उसके बाद किस रेंज पे कौन सी कंडीशन है, तो क्राइटेरिया की रेंज और कंडीशन, कॉमा, फिर कोई अगला क्राइटेरिया की रेंज और उस पे क्या कंडीशन है। आप ऐसे करके सारे काम कर सकते हैं।
तो कल हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम लोग वी लुकअप, एच लुकअप, एक्सेल में बहुत प्यारे प्यारे से, एक्सेल ही नहीं वर्ड में भी बहुत प्यारे से पेस्ट के तरीके होते हैं। जैसे कि आप कॉपी पेस्ट करते हो तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ पेस्ट काम आए। कई बार आपको डेटा जो है अगर रो वाला फॉर्मेट है तो उसको कॉलम फॉर्मेट में पेस्ट करना होता है। तो इस प्रकार के ट्रांसपोजिशन समझेंगे, पेस्टिंग सीखेंगे, वी लुकअप, एच लुकअप, और उसके बाद फाइनल एक रिवीजन होने वाला है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।